प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनु। आज जो 620वां कार्यक्रम 2028 ब्याह और आज ये कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़ रही आदरणीय पूरनचंद भट्टजू हल्द्वानी और डॉक्टर BS कालाकोटी जो हल्द्वानी जुड़ रही और जालंधर बटी ललित तिवारी जी जुड़ी सन। आज ये कड़ी में थोड़ा सा अलग कार्यक्रम हम ये करण चाहनी। आज हमारे कहानीकार छन आदरणीय पूरन भट्टजू हल्द्वानी बटी ये कार्यक्रम में जुड़ी छन। आज हम उन्हें कहानी सुनना चाहूँ। मैं उनको बहुत आदर सहित आमंत्रित करना चाहूँ कि आप प्रस्तुति दरवे कृतार्थ करा ले पटल का। मैं अभिनंदन करना, बहुत स्वागत करना, प्रणाम करूँ। जय। धन्यवाद सर। जोशी जी, आप तो खैर महान है ही हैं। हमारे कालाकोटी जी भी हम बहुत देर से जुड़े इनसे, लेकिन जैसे जुड़े देर आए दुरुस्त आए कहते हैं, वो किस्सा सही है। देर से ही जुड़े लेकिन बहुत कुछ ज्ञान आपसे हमको मिलते रहता है। अपने उतने ज्ञानी तो हम नहीं है, तो फिर थोड़ा बहुत अंदाज छना से हमारा हिसाब है। तो मैं एक जन्मदिन बहाना ले कहानी सुनना चाहूँ आपको। जन्मदिन के बहाने एक शीर्षक है, जन्मदिन के बहाने। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जितना अधिक प्रेम होता है किचकिच भी उतनी अधिक होती है। जितना अधिक प्रेम होता है किचकिच भी कमोबेश उतनी ही होती है। कारण यह इस बात का होता है कि प्रेम के साथ अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। अपेक्षा रहित प्रेम होता था कभी, पर अब शायद ही होता हो। मैंने तिवारी जी से पूछा, क्यों श्रीमान, अपेक्षा रहित प्रेम होता है क्या? तिवारी जी हमारे पटल वाले तिवारी जी हैं, प्रकाश तिवारी जी। उनको पूछा हमने कि साहब, प्रकाश रहित प्रेम रहित अपेक्षा रहित प्रेम होता है क्या? तो अरे यार भट्ट जी, आप भी ना, वो प्रेम ही क्या जिसमें उठा पटक न हो। तिवारी जी ने हाथ नचाते हुए कहा, मैं हमारे प्रेमलाप की बात नहीं कर रहा हूँ साहब। यह बताइए कि पति पत्नी के प्रेम पर आपकी क्या राय है? मैंने जोर देते हुए कहा। वो बोले, दो विरोधी ध्रुवों को पास लाने की बात कर रहे हैं आप तो। विवाहोपरांत ही एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। बस एडजस्टमेंट जितना अच्छा, गाड़ी उतनी सरपट दौड़ती है। एडजस्टमेंट जितना अच्छा हो, गाड़ी उतनी सरपट दौड़ती है, वरना ब्रेक ही घिसते हैं और गाड़ी फिसलती है। तसल्ली हो गई सर, शंका का निवारण भी हो गया। और नाक पर आए चश्मे को हमने ऊपर ठेलते हुए कहा, किचकिच तो अब भी होती है मुझे, पर अब बुरा नहीं लगता। जानता हूँ विरोधी ध्रुव पास आने की चेष्टा सिर्फ दबाव में ही करेगा। अच्छा है किसी को बदलने की कोशिश न की जाए। वक्त के हिसाब से बदलाव आप ही आता रहेगा। पांडे जी कहते हैं, संतोषम परमम सुखम। दोस्तों की संगत जब से होने लगी, गुस्सा भी अब कंट्रोल हो गया। मुझे याद है बच्चे का पहला जन्मदिन मनाया जा रहा था। घर में मेहमान आए हुए थे, बड़ी गहमा गहमी थी। केक कटा और बर्थडे गीत गाया गया और खूब तालियां बजी। फिर नाश्ता सर्व किया गया, कोल्ड ड्रिंक का दौर चला, चूलबाजी और हंसी मजाक होता रहा। रात का प्रथम पहर बीत गया। लोगों ने बच्चे को आशीर्वाद देकर अपने अपने घरों को प्रस्थान किया। हम दोनों गेट से उन्हें हाथ हिलाकर विदा करते रहे। सारा सेलिब्रेशन शानदार तरीके से निपट गया। हम लोग भी खुश थे। बेटा इस सब से अनजान थोड़ी देर तक खेलता रहा और फिर सो गया। घर के सामान को व्यवस्थित कर कुछ देर लोगों के प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर हम लोग भी सो गए। थकान के कारण सावित्री भी सो गई। कुछ देर मोबाइल की फोटोज को एडिट करते हुए आवश्यक छाया चित्रों को हटाकर मैं भी स्वयं निद्रा की आगोश में चला गया। भोर हो चुकी थी। मंद मंद समीर बदन शुकर जाता तो गुदगुदी सी होने लगती। पक्षियों की चहचहाट ऐसे लगती जैसे संवेद स्वरों में मंत्रोच्चार हो रहा हो। सावित्री मुझे बाहर टहलता देख चाय का प्याला स्टूल खींचकर बरामदे में स्टूल के ऊपर रख गई और अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त हो गई। मैं सोच ही रहा था कि पक्षियों को माना कि चूल्हा चौका झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ता, लेकिन हमसे अधिक वास्तव में व्यस्त दिनचर्या है उनकी। प्रकृति का भोर का नजारा वे कभी मिस नहीं होने देते। शायद ये चहचहाट उनके आनंदित होने का इजहार ही तो है। नर और मादा पक्षी पास पास
बैठकर जैसे खुशी का आदान प्रदान कर रहे हों। हम हैं कि 10 प्रकार के तनाव अपना कर प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य से बहुत दूर रहने को खुद ही मजबूर हैं। काश कि हम इन पशु पक्षियों की तरह नियम के पक्के होते। देखो ना, शाम होते ही पशुओं की हलचल चिल्ल स्वतः ही बंद हो जाती है। मजाल की चिड़ियों की चहचहाहट सुनने को मिल जाए। प्रकृति से बहुत गहरा तालमेल। प्रकृति के सारे कायदे पशु पक्षी पूरी निष्ठा से मानते हैं। सिर्फ मनुष्य ही है मन मर्जी चलाता है। हाँ, सुन रहे। आओ ना सावित्री, घर के काम तो हम दोनों मिलजुल कर निपटा लेंगे, परंतु प्रातःकालीन छठा के आनंदाभूति से वंचित न रह जाओ। इसलिए प्लीज आओ ना। मैंने जोर की आवाज देते हुए उसको बुलाया। तुम न तो कुछ करोगे और न मुझे करने दोगे। झल्लाते हुए बाहर आई। अब मुंह क्या ताक रहे हो? बोलो भी, किस लिए चिल्ला रहे थे? उसने हाथ नचाते हुए कहा। मैंने कहा, भगवान कभी तो प्यार से बात कर लो। मैंने किसी काम के लिए नहीं बुलाया। आओ बैठो। तो मैंने उसे इस बार खींच कर बैठाया। हट बेशरम, कोई देखेगा तो क्या समझेगा? सावित्री लजा कर गठरी बनी बैठी थी। बहुत थक गई होगी ना? मैंने उसकी ठोडी उठाते हुए पूछा। हाँ, तो वो मुस्कुराई। शायद मेरी बात उसके दिल पर दस्तक भी आई। लाओ पैर सहला दूं, शायद तुम्हारी थकान मिट जाए। मैंने भी उसी अंदाज में उत्तर दिया। ए जी, मुझे बहुत काम है, हटो, जाने दो। मुझे उससे उठने को उद्यत हुई, क्योंकि हाथ कस के पकड़ा हुआ था और छूट नहीं पाई। अगली बार से मुझने कोई जन्मदिन पर कोई धार्मिक अनुष्ठान कर लेंगे। वैसे भी ये बर्थडे कल्चर तो अंग्रेजों की देन है। वो मनाए या न मनाए, पर हम जरूर मनाएंगे। मैंने कहा, पर उसने जवाब नहीं दिया। यूं लगा जैसे वो भी मेरी बात से सहमत हो। मैंने कहना जारी रखा। हम लोग सनातनी हैं और हमारे 16 संस्कारों में यह बर्थडे वाला चैप्टर कहीं भी नहीं है, और न ही कहीं पर यह फिट बैठता है। हमारे अपने संस्कार कम है क्या? फिर लोग बर्थडे के इतने दीवाने क्यों हैं? उसने सवाल किया। अज्ञानता बस, मैंने कहा। अज्ञानता के कारण, अपने धर्म का सही ज्ञान न होने और अंधा अनुकरण के कारण यह भी लगता है कि कालांतर में एक संस्कार की तरह बन जाए। मैंने कहा और बात आगे बढ़ाई। आओ ना, मैं तुम्हें संक्षेप में हमारे संस्कारों के बारे में बताता हूँ। उसे जिज्ञासा जाहिर करते हुए हामी भर दी। मैंने पुनः कहना प्रारंभ किया। सनातन कहता है कि माता बैरी पिता शत्रु ये न बालो पाठिता। माता बैरी पिता शत्रु ये न बालो पाठिता, अर्थात वो माता बैरी के समान है और पिता शत्रु के समान है, जो अपने बच्चों को उचित शिक्षा और संस्कार नहीं दे सकते। ज्ञानवान बेटा भी या शिक्षित बेटा भी अनपढ़ की तरह ही है यदि उसे उचित संस्कार न दिए गए हों। लाख स्वादिष्ट भोजन बना लो, पर यदि परोसना न आया तो सब बेस्वाद। और इसके विपरीत फीका भोजन भी परोसने के कारण और अत्यंत स्वाद युक्त लगता है। इसी तरह हमारे संस्कार भी हमारे जीवन को संस्कारवान बनाते हैं, जो कि हमें उच्च शिक्षा पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर भी अहंग से परे रखते हैं। हमारा पूरा जीवन इन 16 संस्कारों से होकर गुजरता है और हमें आदर्श जीवन शैली में जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। मेरी आवाज आ रही ना सर आप लोगों को? आ रही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ। तो पहला संस्कार है, सबसे प्रथम संस्कार है गर्भधारण। ऋषि परंपरा के अनुसार विवाह के पश्चात कन्या जब पत्नी बनकर पति के घर रहते हुए प्रथम बार रजस्वला होती है, तो रज निवृत्ति के बाद 7 से लेकर 11वें दिन के अंदर पैट अपैट का विचार करते हुए वैदिक रीति के अनुसार शुद्धिकरण की क्रिया की जाती है। इसे गर्भधारण संस्कार कहते हैं। इस वैदिक क्रिया के पश्चात होने वाला गर्भधारण योग्य गुणवान और आदर्श संतति प्राप्त कराता है। दूसरा संस्कार है पुंसवन, नाम से जाना जाता है। यह गर्भस्थ शिशु के दैहिक और मानसिक विकास हेतु किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वस्थ, सुंदर और गुणवान संतान प्राप्त होती है। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन। यह संस्कार गर्भधारण के चौथे, छठे या 8वें महीने में किया जाता है। इस अवधि में गर्भिणी को प्रसन्न चित्त रहते हुए अच्छे आचार और पवित्र विचारों से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में शिशु के मानसिक विकास होता है और शिशु मां द्वारा श्रवण की गई बातों को आत्मसात करने की योग्यता पाने लगता है। इसका उदाहरण के लिए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को बताया जा सकता है। जात कर्म संस्कार, इसके अगला वाला संस्कार आता है चौथा जात कर्म संस्कार। शिशु का जन्म होते ही वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शिशु को
शहद और घी चढ़ाया जाता है ताकि शिशु स्वस्थ और संस्कारवान बने। इससे कई तरह के दोष दूर हो जाते हैं। इसको जातकर्म संस्कार कहते हैं। नामकरण संस्कार, शिशु जन्म के 11वें दिन हवन इत्यादि के द्वारा शुद्धिकरण करते हुए शिशु को सूर्य भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। उम्मीद की जाती है कि बालक सूर्य के समान तेजस्वी बने। इसी कर्म में बच्चे को उसकी राशि का नाम उच्चारित कर सुनाया जाता है। जीवन पर्यंत वो इसी नाम से जाना जाता है। फिर आता है निष्कर्मण संस्कार। जन्म के चौथे महीने में पिता द्वारा पंचभूतों यथा अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से प्रार्थना की जाती है कि उसका शिशु इन सभी की कृपा प्राप्त रहे, स्वस्थ और दीर्घायु हो। अन्नप्राशन, जन्म से छठे महीने बाद दंत दर्शन से पूर्व शिशु को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अन्न का स्वाद चखाया जाता है। इसका आशय यह है कि आगे वह अपने जीवन में खाद्य अथवा अखाद्य वस्तुओं में अंतर करना सीख जाए। यह कर्म वस्तु प्रतीक स्वरूप किया जाता है और बच्चे को अन्न चखाया जाता है। मुंडन संस्कार, यह संस्कार जन्म के 1, 3, 5 या 7 वर्ष की आयु में किया जाता है। इसमें बच्चे के सिर पर गर्भ से प्राप्त बालों को हटाया जाता है। मंत्रोच्चार के साथ माता या मौसी द्वारा बच्चे के शीश पर छाया की जाती है। ऐसा करने से बच्चे का सिर मजबूत होकर ताप अथवा शीत को सहने की सामर्थ्य प्राप्त करता है। इस कर्म के द्वारा बच्चे की बुद्धि भी तेज होती है। विद्यारंभ संस्कार, नवा संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार में बच्चे को अक्षर बोध कराया जाता है। वर्तमान समय की नर्सरी कक्षा की शिक्षा के समकक्ष माना जाता है। इसके साथ ही बच्चे की अच्छी और समुचित शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद आता है कर्ण वेदन। यह क्रिया भी वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ संपन्न की जाती है। इस संस्कार में बच्चे के कान छेद कर उसमें सूत्र पहना दिया जाता है। इसे एक प्रकार से एक्यूपंक्चर क्रिया कह सकते हैं। रक्त वाहिनियों में सुई लगने से मानसिक विकार शांत होते हैं। शरीर के कई दोषों को यह कर्णवेद दूर कर देता है। इससे श्रवण शक्ति में भी वृद्धि होती है। शिराओं में रक्त संचार भी सुचारू होता है। ज्ञान देते वक्त गुरु द्वारा कानों को खींचा जाना भी एक्यूप्रेशर का उदाहरण माना जाता है और प्रमाणित करता है कि कानों का संबंध आंख और बुद्धि से भी है। इसके अलावा कान खोलकर सुनो जैसा वाक्य भी अक्सर प्रयोग में लाया जाता है। जीवन में कानों का महत्वपूर्ण उपयोग सुनने के अतिरिक्त आभूषण आदि पहनकर सुंदरता वृद्धि के लिए भी किया जाता है। वृद्धावस्था में कान चश्मे की डंडियों को संभालने की महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं। मुहावरों के रूप में भी कानों का प्रयोग होता है। जैसे दीवारों पे भी कान होते हैं। सुनी अनसुनी करना, कान न देना, एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना, कान का कच्चा होना आदि भाषा का सौंदर्य बढ़ाकर पठनीय सामग्री को और भी रोचक बना देते हैं। बात चूंकि संस्कारों की हो रही है अथवा कानों की बात फिर कभी हो सकती है। 11वां संस्कार है उपनयन। उप का अर्थ होता है पास और नयन का मतलब होता है ले जाना, अर्थात बच्चे को गुरु के पास लेकर जाना। यह 11वां संस्कार है उपनयन। विद्याध्ययन और संस्कारों का ज्ञान प्राप्त करने बालक गुरुकुल भेजा जाता था। पहले की जो प्रथा थी, जहां रहकर वो ब्रह्मचर्य धारण कर गुरु की सेवा करते हुए विद्याध्ययन किया करता था। परंतु हमारी अपनी शिक्षा व्यवस्था है जो बच्चों को पेट भरने की जुगत भर सिखा देती है। गुरु अपने शिष्य को यज्ञोपवीत के 3 सूत्र त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा प्रदान करते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। इनसे बालक को काल ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है। यही ब्रह्मचर्य का तेज उसके आभा मंडल में चमकता है। अगला है 12वां संस्कार, वेदारंभ संस्कार। प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में वेदों के अध्ययन के साथ धर्म शास्त्रों का भी ज्ञान अर्जित किया जा सकता था। इसके नियमित वेदों के पठन पाठन की सुंदर व्यवस्था हुआ करती थी। समस्त विद्यार्थी तब वेद पाठी हुआ करते थे और असीम ज्ञान के स्रोत हुआ करते थे। अगला है 13वां केशांत संस्कार। विद्यारंभ के पहले बुद्धि शोधन जरूरी मानी जाती है ताकि मस्तिष्क सही बातें ग्रहण कर सके। इसके लिए सिर का मुंडन कर केश उतार दिए जाते हैं। ऐसा करने का एक पहलू यह भी है कि विद्यार्थी को अपने केश सज्जा में समय बर्बाद करने के बजाय ध्यान शिक्षा की ओर
दिलाना होता था। केस नहीं रहेंगे तो केस विन्यास में समय भी बर्बाद नहीं होगा। समावर्तन संस्कार, गुरुकुल शिक्षा पूर्ण करने के बाद बालक को पुनः समाज में प्रवेश करने की प्रक्रिया को समावर्तन कहा जाता है। अपने ज्ञान के प्रभाव से समाज को अर्जित ज्ञान द्वारा नई शिक्षा, नई दिशा दिखाने का कार्य विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ समाज से भी शिक्षा ग्रहण करने का काम करता है। सामान्य बोलचाल में से कहें तो समाज में उठना, बैठना, बोलना, विचार करना या विचार रखना आदि सीखा जाता है। अगला आता है 15वां संस्कार, विवाह संस्कार। हिंदू धर्म के अनुसार यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। यह सृष्टि के विकास के लिए बहुत ही जरूरी संस्कार है। इस संस्कार में वर और वधु परिणय सूत्र में कन्यादान के शास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा अग्नि को साक्षी मान सप्तपदी स्वीकार करते हुए एक दूसरे को वरण करते हैं और पति पत्नी का दर्जा प्राप्त करते हैं। यही पति पत्नी एक साथ रहकर साहचर्य द्वारा संतानोत्पत्ति कर वंश वृद्धि करते हैं, जो कि सृष्टि के लिए विकास का आवश्यक अंग है। वंश वृद्धि द्वारा पुत्र अपने पितृऋण से भी मुक्त होता है और पितरों को प्रसन्न करता है। पितर भी प्रसन्न होकर अपनी संततियों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पति पत्नी के बिना अधूरा माना जाता है। अंतिम संस्कार है 16वां संस्कार, अंत्येष्टि। मनुष्य की मृत्यु के पश्चात किया जाने वाला अंतिम संस्कार अंत्येष्टि कहलाता है। इस संस्कार के द्वारा मृतक के शरीर को दाह कर्म के द्वारा पंचभूतों में समाहित कर दिया जाता है। मृतक आत्मा को वैदिक विधान द्वारा अपने पितरों के साथ मिला देते हैं। यही क्रिया अंत्येष्टि कहलाती है। इस तरह हमारा सनातन धर्म मनुष्य के उत्थान के लिए सदा सदा से प्रयत्नशील रहा है। हमें अपने सनातन पर गर्व है। मुझे इन 16 संस्कारों का आज पहली बार ज्ञान हुआ है। मन बड़ी शांति का अनुभव कर रहा है। आप बैठो, में एक कप चाय लेकर आती हो, अपनी गोली और अंदर चली गई। बहुत दिनों बाद आज वह सहकती नजर आई। शायद इन 16 संस्कारों का असर प्रारंभ होता देख मैं भी स्वयं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। विशेष प्रसन्नता इस बात पर भी है कि इसका श्री गणेश अपने घर से ही हुआ है। इस अंक में श्रवण और पठन करते हुए अन्य लोग भी संस्कारवान बनेंगे, ऐसी कामना करता हूँ। शुभमस्तु नित्यम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपने तो एक 16 संस्कार याद दिला दिए। आप तो मेरे से भी कहा जाए कि आप 16 संस्कार एक साथ कहो तो मैं कह नहीं पाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत हार्दिक धन्यवाद, बधाई। धन्यवाद वृंदा, आभार आपका। आज ये तो ज्ञान वृद्धि करी अपन। मैं बहुत एहसानमंद सन, बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। ये तो ज्ञान हमको पत्ते नहीं सी, हमने मन मन संस्कार छोड़ी सब। और ने कई दिन संस्कार तक तो बढ़े के बहुत बता लो। एक बार मैं कोड चालू, एक बार ना चंद्र ग्रहण लागो तो हमारे एक चरणा जी तो भगवान को कोड़ा की है भगवान, जब तुम चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में टाइम फिक्स कर रहा हो 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे। एक ग्रहण व्यापार लागो, वो ग्रहण कोई टाइम फिक्स नहीं। आज तक वो लागे ना वो ग्रहण निवृत्त ठीक नहीं है। पहाड़ी ग्रहण सरकार तो बोले बता बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुंदर प्रस्तुति व्यक्त करना ज्ञानवर्धक वो ये कहानी ज्ञानवर्धक जो सामग्री बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और हमारे पटल पे आदरणीय भारती दीदी ले जुड़ गई, उन्होंने अभिनंदन। हमारे गिरीश चंद्रिष्ट हसमुख जी जुड़ गई और डॉक्टर तिलक राज जोशी और श्रीमती चंपा जी ने सबको प्रणाम करना। लता जी हल्द्वानी पे जुड़ गई, उन्होंने अभिनंदन। तो ये कार्यक्रम मेरे खुशी इस बात की है कि मेरी पूरी आवाज आप तक आई, बीच में कटा नहीं। अब काकों की आवाज कटना शुरू हो गई है। और मेरा निवेदन है कि आपके पास कोई और सामग्री हो तो आप आज प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि नेट आज आप मन की बढ़ाई निकाल ही लो। बहुत दिन हो गए थे, गुब्बार अंदर ही है। पुराना है तो लंबी उम्र में असली पुरोहित आज मिला हमको, असली बावण आज मिला। बट जो अब 16 शराब तो हो ही गया, बाकी बचा खुचा भी कर ही दीजिए।
चलिए, तो मैं बहुत अभिनंदन करनो हमारे सभी लोगों ये क्रम का अखिल बढ़ोनो और आज जस कहानियों क्रम शुरू कर रखा हमार आदरणीय पूरन भट्टजू। तो अगर कोई सामग्री आप लोगों के पास छू तो अखिल क्रम में आमंत्रित करनो भारती दीदी का, हमारे डॉक्टर तिलक राज जी, हमारे गिरीश बिष्ट जी, जय पाल कोई आज मैं नहीं कर सकूँ क्योंकि आज हमारे स्कूल में बच्चा उठी ने संभाषण प्रतियोगिता। जी जी, तो आज पटे लग रहे बहुत। आज तो मैं सिर्फ सुनून में। बहुत बधाई दीदी, बहुत सुंदर। बहुत दिनों बड़ी लग रही है वो में आज संपन्न है गो। चलो बहुत बधाई से आपको। अब हम तब मिलकर बहुत मैं काम सुन करना लेना। चाह, हाँ बहुत ठुल काम करना चाहूँ और ये फिर विशेष शिक्षा क्षेत्र में जी को नमस्कार। द्वितीय काम शुरू। नमस्कार जी। ये क्रम को मैं आगे बढ़ सकूँ ना, फिर हमारे डॉक्टर तिलक राज जी आप कुछ आशीर्वाद दे दिला, आप बात धरला, आपको स्वागत। एक 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 कहानी बार आ रहा हूँ। जय हो, बहुत सुंदर स्वागत। मेरी कहानी गंभीर वाला आज बचकाना वाली कहानी थी। आशा से तुम्हें पसंद आ रही। हाँ, कहानी शीर्षक प्रेम का नाटक। प्रेम का नाटक। वह काल मेरे जीवन का सर्वाधिक आकर्षक और अविस्मरणीय रहा है। स्वाभाविक ही है, यौवन की देहरी में प्रवेश और विद्यार्थी जीवन। मैं उन दिनों लखनऊ में एलटी कर रहा था। मैंने एमएससी नैनीताल से किया था। हम लोग कुल 75 विद्यार्थी थे, जिनमें 40 लड़कियां थी। लड़कियों में सर्वाधिक चर्चित और रहस्यमयी जो लड़की थी, वह रूप एवं लावण्य में सर्वाधिक सुंदर होने के साथ साथ अत्यंत गंभीर एवं प्रतिष्ठित घराने की थी। नाम था विमला शर्मा। उसके पिता माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव थे। वह फिएट कार में आती और उसी में बैठकर वापस होती थी। प्राय 6 महीने बाद भी उसकी किसी छात्र से खुलकर बातें नहीं हो पाई थी, जबकि अन्य सभी छात्र छात्राएं आपस में काफी घुल मिल गए थे। सभी स्वभावतः विमला शर्मा से बातें करने को अधिक लालायित रहते थे, किंतु वह जब किसी को लिफ्ट दे तब न। प्रत्येक दिन एक से एक फैंसी साड़ियों में आना, तेज चाल, गंभीर प्रकृति, संक्षिप्त वाक्यों में अभिव्यक्ति ने उसे छात्रों के बीच महारानी का पद दे दिया था। हमारी सहपाठियों में एक थे मिस्टर वजीर अहमद, अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के। अधिकतर छात्र छात्राओं के आकर्षण के केंद्र, मिलनसार एवं बाचाल। किंतु विमला शर्मा के सामने उसका अस्तित्व भी फीका था। वह भी विमला शर्मा से मधुर संबंध बनाने में असफल रहे। मिस्टर वजीर अहमद मेरे दोस्तों में थे, किंतु उनमें एक कमी यह थी कि वह हम पहाड़ियों को बेवकूफ एवं बहुत दब्बू समझते थे। एक दिन उनके साथ घूमते हुए हम इमामबाड़ा चले गए। वहां अचानक अध्ययन की बातों के चलते चलते पढ़ाई में भी अग्रणी विमला शर्मा की चर्चा चल पड़ी। मैंने कहा, भगवान ने भी बड़ा अत्याचार किया है। रूप, यौवन की मादकता, बुद्धि एवं ऐश्वर्य सभी कुछ महारानी को देने में रंच मात्र भी कंजूसी नहीं की है।
तो उन्होंने उत्तर दिया, गलत। महारानी घमंड प्राउडी है, उसे केवल ऐश्वर्य मिला है। गंभीरता के ढकोसले में उसने अपने अन्य दुर्गुणों को छिपा रखा है। मैंने कहा, नहीं, वस्तुतः। वह बीच में ही बोल गए, जी वस्तुतः बात यह है कि हम लोगों की अप्राप्य को प्राप्त करने की उद्दाम लालसा ने ही उसे आकर्षक बना दिया है। मुझे तो उसे प्राप्त करने की लालसा भी नहीं है। तुम तो जानते ही हो, मैं वैसे भी लड़कियों से बातें करने में कतराता हूँ। फिर भी मुझे वह बुद्धिमान और, तो बीच में ही वो बोल पड़े, बस करो यार अपने भाषण को। तुम पहाड़ी लोग तो जन्मजात बेवकूफ और दब्बू होते हो। कहां पर होते हैं हम दब्बू और बेवकूफ? क्या लड़कियों को मुंह न लगाना दब्बूपन है? तुम हीरो बने फिरते हो तो कौन सा तुम्हें लड़कियां अपना समझती हैं? मैंने गुस्से से कहा, अरे यार, तुम क्या मुंह नहीं लगाओगे लड़कियों को? जब कोई तुम्हें पूछे तब न। चलो यही शर्त रही। तुम यदि बिमला शर्मा के साथ इस पिलर में एक साथ खड़े हो जाओ तो मैं 500 तुम्हें नगद दूंगा। अन्यथा तुम्हें कॉलेज में सभी के सामने स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम बेवकूफ एवं दब्बू हो। प्रशिक्षणार्थियों में पहाड़ का छात्र केवल मैं ही था। एक छात्रा थी नैनीताल की। हम लोग एमएससी के सहपाठी भी थे, अतः काफी घुले मिले थे। मिस्टर वजीर अहमद के वाक्य मेरे भावुक मस्तिष्क को झकझोर गए, अतः उसे अपनी धाक दिखलाने के लिए मस्तिष्क में विचारों का मंथन इस प्रकार होने लगा कि मेरी रात की नींद एवं दिन का चैन मिट गया। सोचा क्यों न अपनी पूर्व परिचिता नैनीताल की सुधा पंत से सहयोग लिया जाए। मैं उसके घर गया। वह अपने मामा के साथ रहती थी। वहां पहुंचने पर देखा कि वह लॉन में आराम कुर्सी पर लेटे लेटे कुछ पढ़ रही है। मैंने उसकी चोटी खींचते हुए कहा, अभी से इतना मत पढ़। ओ माँ, अरे तू आज कैसे आ गया रे? बस यूं ही चलता आया। कल मेरा टीचिंग प्लान है, सोचा क्या पता कोई प्लान मेरे काम आ जाए। क्या टॉपिक है? मिलर का सिद्धांत। मेरा कोई प्लान इस टॉपिक पर नहीं है। महारानी का यही टॉपिक है, पर उससे मांगे कौन? तो तुम भी ऐसा कहते हो? वह लड़की ही तो है, कोई डाइन तो नहीं। तो उसने कहा लेकिन। मैंने कहा लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें उससे दोस्ती करनी ही है। मेरा उससे एक आवश्यकी कार्य है, अन्यथा मैं तुमसे कुट्टी कर दूंगा। वह बोली, अच्छा जी, लगता है प्यारे भाई साहब को अब इश्क का भूत सवार हो चुका है। फिलहाल यही समझ लो। इसके बाद मैंने उसे वजीर अहमद से हुई सारी बातें बतलाई और जोर देकर कहा कि इस बेवकूफ और दब्बू नहीं होते यह सिद्ध करना है। प्रत्युत्तर में उसने कहा, बेवकूफ तो तुम हो ही गए हो, केवल दब्बू सिद्ध होना शेष है। वह भी हो जाएगा। जहां तुम पढ़ाई को छोड़कर लड़कियों के पीछे भागने लगे हो। खैर, मैं अपनी ओर से प्रयत्न करूंगी। धन्यवाद कहकर मैं वापस अपने क्वार्टर में आ गया। दीदी, मुझे अच्छा नहीं लगता तेरा इस पहाड़ी लड़के को इस तरह लिफ्ट देना। तू न कर, बहन राजेश्वरी कहती है। बिमला अपनी बहन को समझ चाहती है कि मेरा उससे ऐसा वैसा कोई संबंध नहीं, लेकिन उसकी बहन कहती है कि उसे यह मालूम नहीं है कि वह बदनाम भी हो रही है। इससे वह थोड़ा विचलित हुई है या नहीं, किंतु सतर्क अवश्य हो गई है। उसने दूसरे दिन कैंटीन के कैबिन में मुझे उक्त बातें बतलाते हुए भविष्य में अपनी बहन के सामने उससे बातें न करने की हिदायत दी। मैंने कहा, मैं छुपकर बातें नहीं करूंगा। यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम मुझसे कहीं भी बातें मत किया करो। तिवारी, आप तो नाराज हो गए। मेरी मजबूरी को भी तो समझिए। मैं लड़की हूँ, मैं भी तो लड़का हूँ, कहकर मैं मुस्कुरा दिया।
उसे मेरा मुस्कुराना अच्छा नहीं लगा। उसने करुण स्वर में कहा, आप लोग नारी हृदय को नहीं समझ सकते। अच्छा भाई, ठीक है, हम छिपकर ही मिलेंगे, चोर की तरह। आप अगर आप खुश हैं तो महारानी जी कल इमामबाड़ा में छिपकर घूम आए। सच? हाँ, 100% सच। तो यद्यपि हमारा घनिष्ठ से घनिष्ठतर होते संबंध से वजीर अहमद खिन्न हो चुका था, तथापि उन्हें रोमांच की भूख ने बिमला और मेरे इमामबाड़े में एक साथ खड़े होने की फोटो के प्रमाण से पागल सा बना दिया था। लाख मना करने पर भी मुसलमान ईमान के पक्के होते हैं कहते हुए 500 रुपए तो हारे ही, साथ ही हमारे रोमांच की कथा सर्वत्र प्रसारित करने से भी न चूके। इधर मैं बड़ी परेशानी में था। मेरे प्यार का नाटक पूर्णतः नाटक था, क्योंकि मैं निम्न मध्यम वर्गीय एवं पुराणपंथी परिवार से था और वह संपन्न परिवार की आधुनिक नारी थी। दूसरी ओर मेरा विवाह होना निश्चित हो चुका था, लेकिन बिमला मुझे जीवन साथी के रूप में देख रही थी। मेरे पिता प्राइमरी के अध्यापक होते हुए अध्यापक कम कृषक अधिक थे। उधर माँ को कृषि कार्य में सहयोग के लिए अपनी ही तरह की कृषक कार्य में निपुण बहू की आवश्यकता थी। पहाड़ों में प्राय होता ही ऐसा है, अतः मैं अपनी परिस्थितियों से पूर्णतः विज्ञ था। बिमला से प्रेम का ढोंग केवल अपने अहम की तुष्टि एवं परिहास से अधिक कुछ नहीं था। मैं अब बिमला से विमुख होना चाहता था, किंतु वह उसके विपरीत मेरी ओर चुंबकीय शक्ति से खींची चली आ रही थी। हमारे इस संबंध की चर्चा इतनी अधिक व्यापक हो गई कि प्रत्यक्ष या प्रकारांतर से प्रत्येक छात्र छात्राएं फप्तियां कहने लगे। प्रारंभ में व्यंग से तिलमिलाता रहा, लेकिन बाद में अपने पर नियंत्रण कर परिहास में ही बातें टालने लगा। एक दिन कॉलेज के लाइब्रेरी कैबिन में मैं अकेला बैठा था कि बिमला आ धमकी और हमें अपने घर आने के लिए निवेदन किया। मेरी सारी बहानेबाजियां को तर्क के कटार से काटती हुई वह अपने जिद पर अड़ गई। उसने अंत में यह रहस्य भी खोल दिया कि हमारे संबंधों की चर्चा उसके माता पिता तक पहुंच गई है। उसने अपने को पाक साफ सिद्ध करने के लिए सुधा पंत का ही सहारा दिया था तथा सुधा के साथ मुझे घर ले जाकर यह बतलाना चाहती थी कि मैं उसकी सहेली का ही भाई हूँ। सुधा के लिए ही नहीं, वह संपूर्ण कॉलेज के लिए आश्चर्यजनक घटना थी कि वह अब हम दोनों के अलावा अन्य साथियों से भी घुल मिल कर बातें करने लगी थी। मैं और सुधा उसकी मजबूरी से के कारण उसके घर गए, किंतु उसके घर जाना मेरे लिए अग्नि परीक्षा सिद्ध हो गई। मेरे दुर्भाग्य का प्रारंभ उस दिन से ही शुरू हो गया। वह कि तब से मैं प्रायः घर बुलाया जाता रहा। पारिवारिक सदस्यों का स्नेह भी मिलता रहा। मैं उसे सहज सामान्य घटना मानता रहा और कुछ दिनों पूर्व जो तनाव महसूस करता रहा था वह भी समाप्त हो गया कि चलो अब हमारी मित्रता में संदेह की दीवार नहीं रही। परीक्षा निकट है। प्रेम का नाटक खेलने में अध्ययन में हुए अवरोध को दूर करने के लिए पढ़ाई जोरों पर चल रही है। परीक्षा से एक दिन पूर्व पुनः महारानी जी के द्वारा पिता की ओर से आमंत्रण मिला। मुझे दूसरे दिन पीएससी में जिनके फॉर्म भरने की तिथि निकल चुकी थी को भरकर इलाहाबाद हाथों हाथ देने के लिए कहा गया। मैंने अपनी परीक्षा की बात कही तो सचिव साहब तिलमिलाकर कहने लगे कि आपको एलटी में नौकरी नहीं करनी है, आपसे जो कहा है वह करें। मैंने कहा कि अब तो इसकी परीक्षा की तिथि ही निकलने वाली है और न मेरी तैयारी है, तो प्रत्युत्तर में कहा गया आपको कुछ तैयारी नहीं करनी है, आप निकल चुके हैं। मैंने पुनः मना किया तो बिमला और राजेश्वरी जी ने मुझको समझाने को कहा। सचिव महोदय चले गए। मैं केवल इतना ही समझ पाया कि मुझे सचिव साहब ने महारानी के लिए चयन कर लिया है और यदि मैं एलटी में परीक्षा देता भी हूँ तो असफल रहूंगा और फिर भी मैं अपना खरीदा जाना स्वीकार नहीं किया। फलतः मैं एलटी में असफल रहा। परीक्षा के बाद अब घर में आकर 5-6 वर्ष बेकारी के बाद मैंने पान का खुमचा खोला है। आपसे भी निवेदन है
कि कभी इधर से गुजरे तो पान खा जाए। खुमचे का नाम है दब्बू पान भंडार। तो ये है मेरी एक जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। ये बचकाना नहीं है, ये वास्तविकता आपने प्रदर्शित की है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया। धन्यवाद। कॉलेज के युवा युवतियों की यथार्थवाद की कहानी है। क्या बात है, वाह। तिलकराज जी, क्या होता है कभी कभी मजाक में भी सच्ची हो जाती है। आपके उसी के लिए मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूँ। तेरे इसका कुमार सुबह रोज चढ़ता भी है और उतरता भी है। तेरे इश्क का खुमार सब रोज चढ़ता भी है और उतरता भी है। कोई तो है कि सुबह और शाम धड़कनों से होकर गुजरता भी है। कोई तो है कि सुबह और शाम धड़कनों से होकर गुजर। ये मजाक में धड़कनों में पहुंच जाना आम बात है सर। धन्यवाद साहब, आप लोगों ने इसको समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है। मैं आपको चंद लाइनें समर्पित करता हूँ एक गजल की। तुमको देखा गौर से कितने जमाने हो गए, ख्वाब आंखों में सजे कितने पुराने हो गए। तुमको देखा गौर से कितने जमाने हो गए, ख्वाब आंखों में सजे कितने पुराने हो गए। झपक पलकों में बची आंखों में तेरा नूर है, बस यादों के ही इस हृदय में आशियाने हो गए। तुमको देखा गौर से कितने जमाने हो गए। तुम ईद के ही चांद बन जाते हो अक्सर देखिए, अब न मिलने के कहो कितने बहाने हो गए। बहुत सुंदर। अब न मिलने के कहो कितने बहाने हो गए। आशिकी में इस कदर पागल के मानिंद हो लिए, तुमने सोचा ही नहीं पर हम दीवाने हो गए। तुमको देखा गौर से कितने जमाने हो गए। ये तराने मेरी मोहब्बत के कौन सुनता है यहाँ, बेरहम ये दौर दरो दीवार काने हो गए। बेरहम ये दौर दरो दीवार काने हो गए। किस कदर आबो हवा में घुल गई वीरानियां, अब तो किस्मत के ठिकाने आजमाने हो गए। तुमको देखा गौर से कितने जमाने हो गए। सरो सामान भी ताहाल मुझको बेजार ही करते रहे, खास भी इस हाल में क्यों अनजाने हो गए। एक ही चाहत है बस दीदार तेरा चाहिए, ये तो जानो तुम मेरी खुशियों के माने हो गए। तुमको देखा गौर से कितने जमाने हो गए। अब तो आते ही नहीं है पास माँ के कब से वो, अब तो आते ही नहीं है पास माँ के कब से वो। लग रहा है सर्दियाँ बच्चे सयाने हो गए। लग रहा है सर्दियाँ बच्चे सयाने हो गए। आने जाने की तो सोची नहीं मोहन कहीं, आने जाने की भी तो सोची नहीं मोहन कभी।
अब दूर से ही फोन पर रिश्ते निभाने हो गए। बहुत तुमको बढ़िया। देखा गौर से कितने जमाने हो गए, ख्वाब आँखों में सजे कितने पुराने हो गए, कितने बहुत सुंदर, आनंद आ गया। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं बहुत आभारी छूँ हमारे पूरनचंद भट्टजी बाद हमारे डॉक्टर तिलक राज जी आज के कार्यक्रम में अब सुंदर प्रस्तुति दिवे। हम सब लोगों ज्ञान वर्धन करो और आनंद मनोरंजन ले बरसते पटल पर। हम एक रसगुल्ला बार से हसमुख जी और की तो वो तो हाल तुम जरा थोड़ा सा सब्र करो। और हमारी पटल पर आदरणीय लता जी ले जुड़ी छे और हमार नंद किशोर जोजी ले जोड़ा छे पटल पे और कृपाल सिंह शीला जी ले मैं उन्होंने अभिनंदन और बहुत धन्यवाद करनो आभार जय हो। तो अब मैं गिरिचंद बिष्ट जी उतर में जानो तो फिर ये पटल समापन और ले जाओ। बहुत अभिनंदन। जोशी यार कल बहुत खराब से ये जिम्मेवारी क्या और को दीदियो ना मेरे को स्वीट डिश आज नहीं है, स्वीट डिश की इंतजारी में है पूरन बड़ी। मेरे घर बहुत खराब है उन्होंने चलो गुजरी गवल अब यह एक हल्की आपको स्वीट डिश देता हूँ। एक बार क्या हो रहे अगर घर वाले बैठ रह गई थी, अब टेलीफोन पे बात है तो बोला कि ओ मैं तुम मुझे सोना में देखा नहीं देखा मेरे को यार मैं तो रात में हनुमान चालीसा पढ़ने से जाऊंगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। कार्यक्रम उद्यापन लीजिए मैं डॉक्टर कालाकोटी जी हूँ कौन की आखिरों तक आज उद्यापन ने कर दिया। स्वागत। किसका नाम लिया है? जी आपका नाम लिया है। अरे 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 आज तो मेरे पास भी कुछ मसाला नहीं है। आपको स्वागत करते साहब आप कुछ नहीं आज मेरे पास भी कुछ नहीं है। अब मैं पूरनचंद भट्ट जी के जो है दाजू ने जो सुनाया उससे बहुत प्रसन्न हुआ मैं आज, क्योंकि हम लोग जो है भूल गए हैं ये सब चीजें। अब जब फिर वापस जानना लीजिए जो जरूरी छू याद दिलूं या कहानी तौर पर कहो कविता तौर पर कहो ये बहुत जरूरी छू आप अपन संस्कार वापस लेना लो जी। और अपन तो जन्म से बिल्कुल गरुड़ पुराण तक सब करे लो आज, तो ये बहुतों के मालूम नई जनरेशन का है। ये बीच बीच अवतार मगले मालूम नहीं छे सच बात यो छो। कल ये लीजिए घर में बूढ़ी बाढ़ होना जरूरी होनी है चीज बताना लीजिए। और वही बात बिष्ट जी ने जो बताऊले भल को और तिलक राज जी तो आज जो छन सुनील गावस्कर निकली हैं तब मैं को यंग ब्रेन इन ओल्ड सोल्जर करके ना मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ। कालाकोटी जी आज वो नए कलेवर में दिखाई दिए। आज बिल्कुल बच्चा दिल था आज। बच्चा दिल था। सौरन बनाएंगे, सौरन पूरे सौरन बनाएंगे। हाँ। नहीं ये हकीकत भी रहती है, ऐसी बात नहीं है, ये एकदम घटित घटना है तो ऐसा होता ही रहता है। और उसके बाद बिष्ट जी और जोशी जी तो हमारे है ही हैं एवरग्रीन। और भारती दीदी के लिए नमस्कार छो सब उपस्थित रही आज। और यह लता जोशी ले छन और ललित तिवारी ले छन सबको धन्यवाद। और ये बात आप जोश जो अपन एक वो कर दियो क्लोजिंग सेरेमनी कर दियो। फिर जो आखिरों तक ये जिद हटेली आवाज नहीं होना आवाज। हाँ आपका माइक ऑफ है जोशी जी, माइक ऑफ है जी। ये जिद हटेली शाम तेरे नाम है तो है, ये जिद हटेली शाम
तेरे नाम है तो है, मेरी जिंदगी तमाम तेरे नाम है तो है। और ये वक्त भी बदला है क्यों मिजाज की तरह, कुछ अनमना आगाज फिर ये आज है तो है। और नासाज है हालात जमाने की बड़ी बेदम, जिंदगी नाराज भी फिर आज है तो फिर है। और गगन चुंबी हो गई अभिमान की बेलें, ईमान का कुनबा मरा ये राज है तो है। और मोहब्बत के मेले में किधर तुम खो गए मोहन, आदमी भी प्यार का मोहताज है तो है तो है। बहुत आभार, धन्यवाद, सबको बहुत प्रणाम, अच्छे। जय हो, शुभरात्रि। फिर भोम रात्रि सभी को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। फिर वो हो मिलो। बस दर्शन लाभ कराते रहिए, दर्शन देते रहिए और उसी में खुशी होती है। कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभरात्रि। शुभ रात्रि।